नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैंने आपसे कहा था और हमारी जो सैटरडे वाली क्लास थी उसमें मैं इन्फॉर्म करके गया था कि सोमवार को हमारे घर में एक कार्यक्रम है, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। और संडे के दिन लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं नहीं आ पाया क्योंकि लगभग 400 से 500 के आसपास घर पर मेहमान थे, कुछ कार्यक्रम था, इस वजह से तो मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं। तो चलिए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। आप सभी साथियों का अपनी पाठशाला के सेशन पर स्वागत है और जो भी मेरे प्यारे साथी इस समय मेरे साथ उपस्थित हो चुके हैं उन्हें आज हम हिमालय की यात्रा कराएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इससे थोड़ी देर पहले हम अपनी अंकित इंस्पायर इंडिया के ऊपर क्लास में थे। मैंने तब इन्फॉर्म कर दिया था कि आज अंकित इंस्पायर इंडिया का सेशन बड़ा हो रहा है, इसलिए आज थोड़ा सा लेट होंगे, तो हम अभी आपके सामने उपस्थित हैं। तो फिलहाल के लिए मेरे साथी जितने भी उपस्थित हैं, गौरव, दिलकुश, लोशन, जितेंद्र, ऋतिक, अनिल, दिलकुश, निशांत, सभी साथियों को वेरी गुड इवनिंग। आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज हिमालय की यात्रा करेंगे, तो आप लोग भी अपने हाथ में जो भी कमंडल पत्र हैं वो सब साथ रखिए और यात्रा के लिए निकलते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि इससे पूर्व में मैंने आप लोगों को ये 5 प्रमुख मुद्दे असल में बताने के लिए तो हमने 6 आपको बताए थे, इनके बारे में प्रॉपर डिवीजन बताया था कि भारतीय नक्शे को किस प्रकार से बांटा जा सकता है। ठीक है, तो अब इनके ऊपर एक एक के ऊपर देखिए। असल में आप ये समझे कि हम लोग जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, पहले पर्वत का डिस्कशन हो जाएगा, पर्वत के डिस्कशन के बाद में फिर नदियों का डिस्कशन हो जाएगा, फिर प्लेट्यूज का डिस्कशन हो जाएगा और इसी तरह से इंडिया का मैप आगे बढ़ता चला जाएगा। इंडिया का पूरा ज्योग्राफिकल मैप हमारे इन सेशनों में डिस्कस होगा। इसी क्रम में फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इंडिया की चट्टानों के बारे में जानेंगे। फिर उसी क्रम में चट्टानों से चूंकि सॉइल बनती है तो सॉइल के बारे में जानेंगे। सॉइल से क्योंकि एग्रीकल्चर होता है तो फिर हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। मतलब सीक्वेंस कैसे चलता है? अभी हम माउंटेन्स पर चल रहे हैं। माउंटेन से क्या होता है? माउंटेन से रिवर निकल कर आती हैं, तो फिर हम धीरे से माउंटेन से साथ साथ रिवर्स पे एंट्री करेंगे। रिवर्स अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं तो मैदान बनते हैं, तो मैदान की चर्चा भी उसी के बीच में हो जाएगी। फिर मैदानों की चर्चा होगी। मैदान से साथ साथ हम चूंकि माउंटेन है, मैदान है और साथ में फिर पठार है, तो फिर हम प्लेट्यूज की चर्चा करेंगे। प्लेट्यूज में पत्थर हैं तो फिर हम लोग यहां से रॉक्स की चर्चा करेंगे। रॉक के इरोजन से मिट्टी बनी है तो हम भारत की सॉइल की चर्चा करेंगे। सॉइल से एग्रीकल्चर होता है तो फिर भारत की एग्रीकल्चर की चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर मानव सभ्यता के विकास के लिए जरूरी होता है तो फिर हम जनसंख्या की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा की पूरा क्रोनोलॉजी सेट होता है इंडियन ज्योग्राफी का। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग में जो चीज बिठा सकते हैं वो हिमालय है, तो हिमालय की यात्रा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हिमालय के बारे में कुछ बातें फैक्चुअल हैं। फैक्चुअल से मतलब फैक्ट्स के रूप में आपको याद रहे तो बेहतर है। जैसे हिमालय कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, यदि मैं इस बात को खुद के मुख से भी बोल दूं तो कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ जाएगा। तो इसको आप केवल फैक्ट के रूप में याद कर लें कि ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो 74 डिग्री नॉर्थ से ईस्ट से लेकर के 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर बहुत सारी हिम आच्छादित चोटियां हैं, यानी कि यहां पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पहाड़ों पर या पर्वत की कैप पर बर्फ रखी हुई है ना। अच्छा, लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल, चूंकि यहां पर एक लाइन लिखी गई है और वो ये है कि यह एक नवीन वलित पर्वतीय श्रृंखला है। नवीन वलित का कई सेशंस में जिक्र भी हुआ है। न्यू माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन्स हैं, ये न्यूली फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तो जब हम इनकी चर्चा करेंगे तो यहां पर एक बड़ा प्रश्न बनता है कि प्रमुख पर्वतमाला हिमालय है, इसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत हम अब लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, जरूर बताएंगे। हिमालय कैसे बना ये भी बताएंगे और किस तरह से आपको ये याद करने हैं। इतने सारे पहाड़ पर्वत यहां दिखे हैं, वो आपको याद हो जाएंगे क्या? एक एक चीज आपके फिंगर टिप्स पर आपको अच्छे से याद हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको भारत के उत्तर में, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान मैंने करा रखा है, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट, इस प्रकार से हमने दिशाओं का विभाजन आपके सामने डिस्कस किया है। आपको ज्ञात हो कि हम इस क्रम में जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे ऊपर आपको यहां पर पामीर नॉट दिखाई पड़ती है। उसी पामीर नॉट से आपको यहां पर कंटिन्यूअस और छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं, आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाया था तब बताया था
पामीर की गांठ, जिसे आप धरती मतलब दुनिया की छत के रूप में भी कई जगह जानते हैं, वहां से कई पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही हैं। कुल्लुन शियान, तेयान शियान, है ना, आपको याद होगा अल्टाई शान, आपको इस तरह के पर्वत श्रृंखलाएं याद कराई हैं। इस तरफ पाकिस्तान वाली साइड जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाती है, दैट इज हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, मैंने जिक्र किया है। वहां से दक्षिण में ही स्थित है ये कौन, हिमालय। अब हिमालय का विस्तार अगर आप ध्यान से देखें तो देखने से प्रतीत होता है कि इधर पूर्व है, इधर तुलनात्मक रूप से पश्चिमी हिस्सा है। पूर्व से पश्चिम की तरफ ये विस्तृत है। कौन से कोऑर्डिनेट्स पर है, ये तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपको दे दी। हिमालय ऐसा बना क्यों और इसे फिर नवीन वलित पर्वत कहा क्यों गया, आज के सेशन में इस विषय पर जिक्र कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब देखिए, आप में से और हम में से कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हिमालय के ओरिजिन से पहले का हो, या फिर यह माना जाए कि हिमालय की उसने एविडेंस किसी से सुने हो, उनके दादा परदादा ने कभी कहा हो, भाई साहब एक बार हिमालय बन रहा था, मैं वहां बैठा हुआ था, ऐसे बन के आया, जूम करके ऊपर से आ गया। ऐसा भी किसी ने नहीं बताया होगा। तो जिस प्रकार से विज्ञान में नई खोज होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, ऐसे ही जो चीजें घटित हो चुकी हैं उनमें ऐसे ही थ्योरीज दी जाती हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। जैसे इंसान बंदर से इंसान बना, ये जानकारी आपको जानने के अंदर विश्वास करना थोड़ा ट्रबलसम महसूस होता है, क्योंकि आज भी बंदर तो जिंदा घूम रहे हैं सामने, है ना। सारे बंदर ही इंसान क्यों नहीं बन गए। एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग जिस थ्योरी को मान रहे हैं, उस थ्योरी को मानने के पीछे का लॉजिक क्या है। इंसान तो लॉजिक से बात करता है, तथ्यों से बात करता है। तो लॉजिकों को समझने के लिए कि आए दिन हिमालय में भूकंप क्यों आते हैं, तो इसके लिए देखिए, इसको ऐसे समझिए। मैंने अक्सर एक दो उदाहरण आपसे साझा किए हैं और मैंने कहा है, इंसान के जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, भाई आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से। मैं बहुत देर से बोल रहा हूं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैंने इसको यार शो इन ऐप नहीं किया था। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे को एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूं। आप सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ, मतलब सभी लोग उसी समय से हो ना, क्योंकि यार मैं शो इन ऐप का ऑप्शन दबाना भूल गया था। ओके 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 ओके, इसमें एक एप्लीकेशन था, शायद नोटिफिकेशन अब गया होगा कईयों के पास, है ना। हाँ हाँ हाँ, थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, क्योंकि मैंने इसमें शो इन ऐप का ऑप्शन होता है वो क्लिक नहीं किया था। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब बड़ा सवाल ये बनता है कि सर एक बात बताइए, हाँ मैं अपनी चर्चा कर रहा था कि दुनिया में कितना भी बड़ा संकट हो जाए, जैसे मैंने एक दिन आपको एक्सीडेंट का उदाहरण दिया था कि अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो लोग ना इस बारे में इंटरेस्ट कम लेते हैं कि क्या हुआ है, वो जानना चाहते हैं कैसे हुआ है। उनको दिख गया एक्सीडेंट हो गया, हाँ मरा होगा, वहां पड़ा होगा, घायल हो गया होगा, ठीक है। अब वहां पर जो बैठे हुए गॉसिप लोग कर रहे हैं, उनमें इस बात को जानने की क्यूरियोसिटी है ये हुआ कैसे। तो हर चीज के पीछे इंसान का जो थॉट प्रोसेस है ना, वो कारण खोजने निकलता है कि कैसे हुआ, एग्जैक्टली हिमालय कैसे बना होगा। ये इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा जरूरी पोषण में से एक है कि यार कैसे बना होगा। तो कैसे बना होगा इस बात की जानकारी दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर दी कि देखिए साहब, ना तो मैं था उस समय और ना ही आप थे, है ना। हाँ, ना तो मैं था ना ही आप थे, लेकिन हां हम बता सकते हैं कि कैसे बना होगा। बोले बताइए। तो सबसे पहले वैज्ञानिक निकल कर आए जिनका नाम था कोबर। ठीक है, कोबर सोबर जो व्यक्ति हैं ये निकल कर आए। इन्होंने कहा कि मैं आपको कोशिश कर सकता हूं बताने की कि क्या रहा होगा। बोले हाँ साहब बताइए क्या रहा होगा। बोले असल में ना सबसे पहले एक जियोसिंक्लाइन रही होगी।
बोले कैसे, क्या हुआ होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। इनका कहना था कि दुनिया में पहले हिमालय हुआ ही नहीं करता था। तो बोले क्या हुआ करता था? तो बोले असल में दो चीजें हुआ करती थी। क्या? बोले पहले असल में इस तरह से, एक सेकेंड, इस तरह से दो ऊंचे ऊंचे पर्वत, मतलब ऊंचे ऊंचे भूभाग थे, जैसे पठार होते हैं ना वैसे। अच्छा, बोले क्या थे? बोले एक का नाम था अंगारा लैंड और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। बोले अच्छा, तो बोले फिर? तो बोले दो उच्च भूमि क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों से होकर नदियां बहा करती थी, ऐसे ऐसे करके नदियां बहा करती थी। बोले ऐसे ही क्यों बहती थी? बोले इन दोनों भूभागों के बीच में यहां पर एक समुद्र था जिसका नाम था टेथिस सागर, टेथिस सी था। बोले अब ये क्या गणित है? बोले ये गणित इस तरह से है जैसे आज इंडिया से बहकर बहुत सारी नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं। बोले जैसे? बोले गंगा देख लो, यमुना देख लो, ब्रह्मपुत्र देख लो, सबका पानी तो जाकर के कहां गिर रहा है? समुद्र में गिर रहा है। बोले अच्छा, कहां गिर रहा है? बोले बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है तो क्या ये समुद्र में जाती हुई नदियां केवल पानी लेकर जाती हैं? बोले नहीं। तो बोले फिर? बोले ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके जाती हैं। जो हमने इससे पहले वाला सेशन किया था उसमें आपको बताया भी था कि ये जितने भी हिमालय के पर्वत से निकली हुई नदियां हैं ये अपने साथ में बड़ी मात्रा में सैंड भी लेकर जाती हैं। तो बोले ये अपने साथ में सैंड लेकर जाती हैं और जियो सिंक लाइन में जाकर सैंड गिरा देती हैं। बोले ठीक है, मान लिया। अब बोले जब वो सैंड जाकर गिरती है ना, तो बोले जैसे आज, अगर आपको याद होगा, हमने कई बार जिक्र किया है, बांग्लादेश के सामने बहुत सारे ऐसे नए आइलैंड बनकर आ गए हैं। अगर किसी को याद हो तो बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो जा रही है, जिसको जाकर के वहां जब गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जो मिट्टी ले जाकर गिराई गई, उस मिट्टी के भरते 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 बंगाल की खाड़ी में नए टापू बनकर आ गए हैं। किसी को याद आ रहा हो तो बताइए किस नाम से, जिसके ऊपर ले जाकर रोहिंग्याओं को बसाया गया है? मैंने पढ़ाया है, अगर किसी को याद आए, पुराना जीके है, लगभग 2 साल पहले मैंने इसको पढ़ाया था। अगर किसी को याद आ रहा हो तो कृपया करके बताएं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। यानी मिट्टी जो नदियों के द्वारा ले जाई जाती है वो समुद्र में गिरती है और समुद्र में गिर करके उस मिट्टी का ढेर लगता चला जाता है और ढेर लग करके बहुत ऊंचा समुद्र के अंदर एक टीला जैसा बनकर आ जाता है। क्या वाकई में ये संभव है? बिल्कुल है। अभी जब मैं दुबई जाकर आया तो मैंने वहां क्या देखा कि वहां पर समुद्र में मिट्टी डाल करके इधर उधर से रेत लेकर आए और रेत लेकर के, बिल्कुल भाषणचार आइलैंड, बिल्कुल सही, भाषणचार, भाषाचार करके हमने इसका नाम लिया था। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। स्वीटी, हीरा, जगमोहन, अमोल, सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब, भाषणचार नाम से एक आइलैंड है। ठीक है, तो बोले हुआ क्या? तो बोले इतनी सारी नदियां जो अपने साथ में मिट्टी लेकर आई थी, तो वहां डाल करके बांग्लादेश में जैसे भाषणचार आइलैंड बन गया। अभी मैं दुबई का आपको एक्सपीरियंस बता रहा था, वहां पर क्या किया है, गल्फ जो है, पर्शियन गल्फ, जो पानी भरा हुआ है, उसमें मिट्टी डाल डाल करके एक नया ही आइलैंड बना दिया है, जो कि पॉसिबल नहीं था। समुद्र के अंदर मिट्टी डाल डाल के और उस आइलैंड पर अब होटल्स बनी हुई हैं। पाम जुमेरा करके एक आइलैंड बना हुआ है जिसपे मैंने स्टे किया था, वहां पर कोई एक एटलांटिक करके होटल है। उसमें क्या है, पूरा की पूरा एक प्रकार से बिल्कुल पाम ट्री जैसा बना दिया मिट्टी से, और पाम ट्री जैसे मिट्टी से बने हुए पूरे, उस पर जितने भी ये बड़े बड़े स्टार्स हैं, शाहरुख खान, डेविड बैकम, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, उन सबके विलास, बंगलास वो हैं। और फिर उसके एंड में एक बहुत आलीशान होटल बना रखी है एटलांटिक के नाम से। ठीक है, तो अब इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनी, इंसान ने बनाई, लेकिन ये प्रकृति भी बनाती है। प्रकृति का भाषणचार उदाहरण देख लिया आपने। इनका कहना भी ये है कि बोले लगभग 5 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से नदियां मिट्टी लेकर आती थी और दोनों बीच में स्थित इस टेथिस सागर में मिट्टी गिराती थी अपनी। बोले ठीक है, फिर?
बोले मिट्टी लाती मिट्टी गिराती, मिट्टी लाती मिट्टी गिराती, धीरे धीरे बोले समुद्र का पानी सूखने लगा। सूखने लगा बोले मतलब पानी तो उठ करके ऊपर जाने लगा, वो तो बंगाल की खाड़ी की साइड चला गया। और बोले यहां पर लगातार मिट्टी के गिरने से यहां वजन बढ़ता चला गया। इस जगह पर जियोसिंक्लाइन में लगातार मिट्टी गिरती चली गई, गिरती चली गई, गिरती चली गई, तो वजन जो है ना वो इम्बैलेंस हो गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की मिट्टी आकर के इस खाई में गिरने से ये धीरे धीरे जगह भी एक दूसरे की तरफ समाहित होने लगी, उस गड्ढे की तरफ सब जाने लगे। मतलब जैसे कई बार नहीं होता कि इधर से भी सामान गिर रहा है, इधर से भी गिर रहा है, सब लोग एक ही जगह जाकर गिर रहे हैं। कैसे? इस तरह से, इस तरह से। यहां से रिवर मट्टी लेकर आ रही थी, ये इसमें जाकर गिरने लगी, ये इसमें गिरने लगी, धीरे धीरे ये एक दूसरे के नजदीक आने लगे, मिट्टी भरने लगी, मिट्टी भरने लगी, ये दोनों एक दूसरे की तरफ प्लेट्स चलने लगी। प्लेट्स चलने लगी तो हुआ ये ना कि मिट्टी के गिरने से इनका प्लेट मूवमेंट होने लगा, प्लेट एक दूसरे के सामने आने लगी, क्योंकि भाई मिट्टी गिर रही है तो प्लेट की प्लेट भी नीचे जा रही है। और बोले इस तरह से ये प्लेट एक दूसरे के नजदीक चलने लगी। और बोले जब ये चलने लगी तो ये जो बीच में भरी हुई मिट्टी है, ये मिट्टी कंप्रेस होकर ऊपर उठना शुरू हुई, क्योंकि ये प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी। और जब बोले ये बढ़ना शुरू हुई ना, तो प्लेट्स के एक दूसरे के नजदीक चले आने से इस तरह से ये वाली मिट्टी पर्वतों के रूप में निकलकर आ गई। इसी को हिमालय नाम दिया गया है। बोले ये दोनों एक दूसरे के साथ यूं टकराए और टकराने से ये मिट्टी उठ करके ऊपर आ गई और हिमालय बन गया। आपको याद होगा जो हमने लास्ट वाला सेशन किया था सैटरडे के दिन, उस दिन भी मैंने आपको एक ही लाइन बोली थी। और मैंने क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि हिमालय की ओरिजिन की अगर आप बात करेंगे तो हिमालय की ओरिजिन तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि हिमालय पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ पर्वत है। अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं, हमने आखिरी सेशन में ऐसी जानकारी आपको दी थी। ठीक है, यह बात करने वाला वैज्ञानिक कौन था? यह बात करने वाला वैज्ञानिक था कोबर, जिसने थ्योरी कौन सी दी? जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और इसने उदाहरण भी दिया। बोले मिट्टी के कारण अब जब ये पहाड़ एक दूसरे से सट के नजदीक चले आए, तो बोले जो तिब्बत का पठार है ना, वो प्लेट्यू कैसे बना? बोले वो इसी तरह से बना, वही क्षेत्र ऊपर उठ गया और एक पठार सदृश संरचना बना लिया, तिब्बत के पठार के नाम से आज आप उसे जानते हैं। और इसी कारण है कि वहां से सारी नदियां निकल करके जो पानी था अब वो सारा धीरे धीरे उतर के नीचे आया। तो इसी वजह से पूर्ववर्ती नदियां यानी एंटीसीडेंट रिवर्स बनकर के आज बह रही हैं। ये विज्ञान किसने दी? ये बात किसने बोली? जियोसिंक्लाइन थ्योरी की थ्योरी कोबर ने दी। कई बार परीक्षाओं में ये पूछी भी जाती है। यहां तक उम्मीद है आप लोगों को एक थ्योरी समझ में आई होगी। कोबर उस जमाने का व्यक्ति नहीं था, इसने अध्ययन करके, पर्वतों का अध्ययन करके हिमालय को बहुत अच्छे से नोटिस करके ये पहचाना कि यार हिमालय तो पूरा मिट्टी से बना हुआ है, और जब मिट्टी से बना हुआ है तो ये सर्वाइव कैसे कर रहा है? बड़ा चैलेंज है ना। मिट्टी से बना पर्वत बन कैसे गया? बनने के पीछे का लॉजिक क्या रहा होगा? तो पहली तो कहानी हुई ये। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये क्या कहती है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक और वैज्ञानिक ने निकाल करके दी, और उनका कहना था कि जनाब ये जितनी भी चीजें हैं अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा दी गई है, अगर मैं सही हूं तो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चेक कर लीजिएगा गूगल पर, मैंने उसमें पढ़ाई है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। तो इनका कहना यह था कि आपने जो जियोसिंक्लाइन के बारे में सुना उसे देखकर ऐसा लगा, जो कि थोड़ा कम कन्विंसिंग है। क्या कम कन्विंसिंग है? कि भाई मिट्टी के साथ साथ प्लेटें सरक कर इधर चली आई। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ये ऐसा लगता है कि यार क्या बात कर रहे हो, ये कोई बात ही नहीं बैठी, प्लेटों के कारण से ये खिसक के चली आई। इससे तो उल्टा अच्छा ये होना चाहिए था, जगह भर गई तो अब प्लेटों का मूवमेंट भी रुक गया। बोले ये तो समझ में आता है कि टेथिस सागर में मिट्टी आकर गिरी थी, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये कहना कि ये प्लेटें जो है वो इसलिए गिर गई क्योंकि सिंक में जाकर के गिर गई। ठीक है, बोले अच्छा। अब सवाल बनता है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा कोई और प्रक्रिया रही होगी जो इन प्लेट्स को एक दूसरे के नजदीक लाई होगी। तो यहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यह कहा गया कि असल में वो दौर ही ऐसा था। बोले क्या दौर था? बोले उस दौर में दुनिया भर की सारी प्लेट्स एक दूसरे की तरफ खिसक रही थी या एक दूसरे से दूर जा रही थी,
ऐसी घटना 70 मिलियन साल पहले हुई। उस समय क्या हुआ? बोले उस समय उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ जो प्लेटें थी, उनमें उत्तर की तरफ वाली प्लेट का नाम था यूरेशियन प्लेट और दक्षिण की तरफ वाली प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन कौन सी प्लेट हो गई? दक्षिण की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मैंने जब अपनी थ्योरी पढ़ाई थी प्लेट टेक्टोनिक, उस समय भी आपको बताया था, उम्मीद है आप लोगों को याद आ रहा हो, ठीक है ना? हाँ, एक बालक कह रहे हैं कि सर ये प्लेट आई कहां से? आकांक्षा कह रही है बेटा एक बार जाकर के आप कृपया करके वो देख लें, अपना वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमने कंटेंट पढ़ा रखा है उसमें प्लेट टेक्टोनिक को देख लें, हमने उसमें पढ़ा रखा है, ठीक है? तो हुआ ये कि इनका कहना है कि टेथिस सागर था और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आप बता रहे हैं, असल में वो प्लेट ही थी। ऊपर की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर की तरफ यूरेशियन प्लेट थी, नीचे की तरफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। और चूंकि प्लेट विवर्तनी की यानी कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा था, तो उस मूवमेंट के परिणाम स्वरूप ये दोनों प्लेट्स आपस में आकर मिली और आपस में आकर मिलना इनका नेचुरल प्रोसेस था। प्लेट्स तीन तरह से मिलती हैं, आमने सामने मिल जाएं, एक दूसरे से ऊपर नीचे दब जाएं और एक दूसरे से आगे पीछे इस तरह से सरक जाएं। प्लेट एक दूसरे से दूर हो जाएं तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहलाती हैं। एक दूसरे के नजदीक आ जाएं कन्वर्जेंस बाउंड्रीज कहलाती हैं। एक दूसरे के आगे पीछे सरक जाएं तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहलाती हैं। प्लेट्स पूरे की पूरे अर्थ को आप प्लेट में विभक्त कर सकते हैं और उन्हीं प्लेट्स के ऊपर से इनके आगे पीछे सरकने के कारण, एक दूसरे से टकराने के कारण, एक दूसरे से दूर हो जाने के कारण तमाम संरचनाएं बनती हैं। यही कारण है कि मैंने जब आपको अफ्रीका पढ़ाया था, मैप में उठाकर देखिएगा, कॉन्टिनेंट में जब मैंने अफ्रीका पढ़ाया था तो अफ्रीका के अंदर भी मैंने आपको एक ऐसी खाई बताई थी और मैंने इसके ऊपर यूट्यूब पर भी वीडियो डाला हुआ है कि क्या अफ्रीका दो टुकड़ों में टूट रहा है। आप चाहें तो गूगल करके ढूंढ लीजिएगा, मैंने उसमें बताई हुई है, ठीक है? क्योंकि प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रही हैं। तो डाइवर्जेंट चैनल का बेहतरीन उदाहरण है अफ्रीका का वर्तमान में भी टूटना। कन्वर्जेंस चैनल का मतलब क्या हुआ? अब प्लेट दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक वो प्लेट जिस पर आप और हम निवास करते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, और एक वो जिस पर मछलियां निवास करती हैं, दैट इज ओशनिक प्लेट। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट चूंकि एक समान है, तो आपस में जब मिलेंगी तो एक दूसरे से टकरा कर यूं मिली और टकरा कर एक दूसरे के यूं ऊपर उठ जाएंगी। इसके आपस में टकराने से ऊपर उठने की प्रक्रिया पर्वत निर्माण की होती है। वहीं दूसरी ओर जब एक प्लेट ओशनिक हो और एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, तो ओशनिक प्लेट मजबूत होने के कारण, जमीन में दबाव देने के कारण वो दबती है, नीचे घुसती है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जमीन पर रह जाती है। इसकी वजह से ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के मिलने से ट्रेंच का निर्माण होता है। जो मैरियाना ट्रेंच है वो इसी वजह से बनी है। और ट्रेंच के निर्माण से, खाई के निर्माण से, खाई के अंदर फंसे हुए इस प्लेट के मैग्मा के कारण ज्वालामुखी फूटते हैं। यही कारण है कि पैसिफिक ओशियन प्लेट के चारों तरफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम से दुनिया के लगभग 80% से अधिक ज्वालामुखी एक ही प्लेट के इर्द गिर्द स्थित हैं। यह सारी जानकारी मैंने आपको भूकंप जब पढ़ाए थे तब बताई थी, मैंने अर्थक्वेक जब पढ़ाए थे तब बताई थी। कृपया करके आप एक बार वहां से देख लें, ठीक है? फिलहाल के लिए चूंकि आपको वापस से ध्यान दिलाना था इसलिए मैंने ये याद दे दी। दोबारा मैं इसी चैप्टर में घुसूंगा तो समझदारी नहीं होगी, ठीक है? तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? दो प्लेट एक साथ कन्वर्ज हुई और कन्वर्ज होकर के एक दूसरे के ऊपर चल गई। ये प्लेट टेक्टोनिक बताती है। उम्मीद है कि हिमालय की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई हो। तो कौन कौन सी हुई? एक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई और एक हो गई जियोसिंक्लाइन थ्योरी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हिमालय का कारण तो समझ में आ गया, ये कैसे बना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, प्लेट टकराने से बनने का कार्य हो गया, अब हिमालय है कितने भागों में बटा हुआ, हिमालय है क्या आफ्टर ऑल, हिमालय काम कैसे करता है, रहता कैसे, ये सारी बातें जानते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हिमालय को हम तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। कौन से भाग? एक का नाम है ट्रांस हिमालय, एक का नाम है मुख्य हिमालय और एक का नाम है पूर्वांचल। अब ये क्या कहानी है? देखिए, हिमालय आपको पता है कि भारत के उत्तर में स्थित है, पूर्व से लेकर उत्तर तक विस्तृत है। लेकिन हिमालय में जो फोल्ड बने हुए हैं, क्योंकि एक ही फोल्ड नहीं बना है, कई फोल्ड बन गए हैं। जब आप किसी एक पेज को एक दूसरे की तरफ सरकाएंगे
तो भी इसी प्रकार के फोल्ड नजर आ जाएंगे। कैसे, जरा विचार करिए। अगर ये दो फोल्ड हैं, एक दूसरे की तरफ सरकाओगे तो विचार करिए कि इस तरह के कई फोल्ड आपस में बनकर आ गए। तो हिमालय के केस में कहा जाता है कि जो फोल्ड्स है ना, वो फोल्ड्स नाम से जाने जाने चाहिए। बोले नाम कैसा? बोले हिमालय को मूलतया 3 भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे? एक जो पूर्व की तरफ स्थित हिमालय है, जो इस तरह से मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ, पूर्वोत्तर पहाड़ों की तरफ, इनका नाम दिया गया पूर्वांचल हिमालय। क्या नाम दिया गया? पूर्वांचल हिमालय। और जो बाकी बचे हिमालय हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। एक जो मुख्य हिमालय के दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ बोले तो मुख्य हिमालय के उत्तर की तरफ है, उसे नाम दिया गया ट्रांस हिमालय। और जो मुख्य हिमालय है वो भारत के अंदर सर्वाधिक अपना स्थान रखता है। यानी हिमालय को मूलतया 3 भागों में बांटा गया, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। आप पूछेंगे इतने से टुकड़े में ही है क्या ट्रांस हिमालय? नहीं भाई, ये होने को तो पूरा आगे तक है, ये पूरा की पूरा यूं है। लेकिन चूंकि हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव में समझना है, हमने यहां से नेपाल, भूटान सब हटा दिए हैं, इस कारण से आपको ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, नेपाल, भूटान, ठीक है ना। होने को ये हिमालय, मेन हिमालय भी यहां तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा पूरा ट्रांस, पूरा पूरा मेन, और उसके बाद में पूर्वांचल। क्लियर हो गया? अच्छा, ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत चोटियां हैं। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने पहाड़, हिल्स नहीं देखे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से लगभग 25% तो आबादी ऐसी होगी जिसने शायद केवल फोटोज में ही पर्वत देखे हों, रियल में कभी ट्रैकिंग ना की हो, कभी पहाड़ों पर ना गए हों। अगर कभी आप पर्वतों पर या पहाड़ों पर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे? एक तो होता है केवल एक हिल, मतलब ऐसे समझिए, ये थोड़ा सा बचकाना जरूर है लेकिन फिर भी जान लीजिए, ये एक जमीन है, ये एक लैंड मास है। एक लैंड मास पर इस प्रकार से एक पर्वत बना हुआ है, एक पहाड़ बना हुआ है, अकेला बना हुआ है, ठीक है। ये एक हिल भी हो सकती है, ज्यादा ऊंचा होने पर इसे पर्वत भी कहा जा सकता है, पहाड़ को पर्वत नाम दे दिया जाता है। लेकिन जब आप किसी पर्वत श्रृंखला पर जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि वहां पर एक के साथ में गिनती से ऐसे 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 कई सारी चोटियां लगी हुई होती हैं, एक के बाद एक। यानी आपने यहां से चढ़ाई शुरू करी, आपको पहले एक पीक मिला, फिर आप उतरे, फिर एक दूसरा पीक मिला, फिर आप उतरे, फिर तीसरा पीक मिला, फिर आप उतरे, फिर चौथा पीक। कंटिन्यूटी के अंदर पीक मिलते चले जाते हैं। हां पंकज, बिल्कुल, पूर्वांचल हिमालय, बिल्कुल कंटिन्यूटी में एक के ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसी स्थिति को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला। तो ये पर्वत श्रृंखला क्या है? उम्मीद है हिल के बाद हिल का लगने का जो क्रम है वो पर्वत श्रृंखला कहलाता है। ये आपको पता हो, बहुत सारे जुड़े होते हैं, ये बात आपको पता हो, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। अच्छा, नहीं पता है तो आज पता चल गया होगा, ठीक है। अब जो ये ट्रांस हिमालय मैंने आपको बताया, इसमें इसी तरह के बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, फिर एकदम घाटी है, फिर ऊंचे पहाड़ है। अब देखिए, ये तो हो गया पर्वत, ये जो बीच की जगह बची हुई है ना, ये इसी को कहा जाता है घाटी, वैली। यानी दो पर्वतों के बीच में जो स्थान है यही वैली है। ऐसी ही एक वैली में कश्मीर बसा हुआ है। ऐसी ही एक वैली के अंदर आपने कई बार जब कश्मीर का नाम सुना होगा तब कश्मीर नहीं सुनते, आप कश्मीर घाटी सुनते हैं। घाटी में ये हुआ, घाटी में ये हुआ। तो घाटी का मतलब है क्या? कश्मीर दो पहाड़ों के बीच में जो प्लेनर जगह है वहां बसा हुआ है। आई बात समझ में? ऐसे ही काठमांडू घाटी में बसा हुआ है, देहरादून घाटी में बसा हुआ है, कांगड़ा घाटी में बसा हुआ है। घाटियों में बसे हुए जगह हैं ये,
अगर समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करिएगा। क्लियर? वैली, जी हां वैली यही है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब जो ये वैली है ना, इस वैली का जिक्र भी करेंगे, काफी सारी वैलीज भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल चूंकि पर्वतों की बात हो रही है, तो पर्वतों में जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में 3 तरह की पर्वत हैं। कौन कौन सी? एक इस तरह से, एक इस तरह से, मतलब पर्वत बना रहा हूं मैं, पर्वत की डिजाइन बनाना नहीं आता, पर्वत की डिजाइन समझ लीजिए आप, ये पर्वत बने हुए हैं। एक का नाम है जास्कर श्रेणी, जास्कर। एक का नाम है लद्दाख श्रेणी और एक का नाम है काराकोरम श्रेणी। मैं एक काम करता हूं, ब्लैंक पेज पे बना के दिखा देता हूं, ऐसे समझिए। आपको अब तक क्या समझ में आ गया? हिमालय के पीछे की तरफ ट्रांस हिमालय है। हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिम का आलय, जहां पे बर्फ निवास करती हो, है ना। हमने आपसे क्या कहा? ट्रांस हिमालय। मान लीजिए ये ट्रांस हिमालय था, ये रहा, मतलब इतने बड़े पैनल में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में इस तरह से एक पर्वत बना दिया मैंने, ऐसे ही एक पर्वत मैंने यहां बना दिया, ऐसे ही एक पर्वत मैंने यहां बना दिया। 3 तरह के पर्वत बन गए। इनमें से एक पर्वत जो कि अपने मेन हिमालय की तरफ है, उसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। उसके बाद वाले का नाम है लद्दाख और उसके बाद वाले का नाम है काराकोरम। ये सब बातें लिख कर दूंगा बस मैं ऐसे समझाने के लिए। सर हिमालय तो सर असम में कहां बर्फ है? ब्रजपाल, बेटा सारी जगह बर्फ थोड़ी होगी, सिक्किम में खूब बर्फ है। एक हाइट के ऊपर बर्फ होती है ना बेटा, और देखो तो बर्फ हर फ्रिज में रखी है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ अमन, बिल्कुल सुनवाई कर ली भैया, समाधान आ जाएगा तो खुद गाजे बाजे के साथ बताएंगे, हमारे लिए भी बहुत काम का रहेगा वो। ठीक है, अच्छा तो 3 तरह के पर्वत हो गए। ये जो काराकोरम है, इस पर्वत की भी एक सबसे ऊंची चोटी होगी। अब आप पूछेंगे इसकी चोटी का मतलब? अरे भाई इसका भी तो एक पीक होगा कि यहां पर ये सबसे ऊंचा दिखता है। उस पर्टिकुलर जगह का नाम गॉडविन ऑस्टिन अथवा माउंट केटू है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। दूसरा सबसे ऊंचा, पहला माउंट एवरेस्ट है, गॉडविन ऑस्टिन किस पर है? इस काराकोरम। तो यानी कि काराकोरम सबसे एंड में है। ये काराकोरम फिलहाल जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। एशिया, अपने इंडिया के नक्शे में तो ये इंडिया के काउंट होता है, लेकिन वास्तविकता में इस पर कब्जा किसका है? अभी पाकिस्तान का है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है ये। दूसरा हो गया अपना लद्दाख, जिसको आप पहचानते ही हैं। तीसरा हो गया आपका जास्कर। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? अच्छा, तो यहां तक सिर्फ सब बातें समझ में आ गई, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है, तो मैप भी समझ लिया होगा, यहां पर मैंने पूर्वांचल आपको दिखा दिया। अब सबसे पहले ट्रांस हिमालय, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, 3 प्रकार की चीजें। यहां पर कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, जैसे चूंकि हिमालय जो मेन हिमालय है, ये इन तीनों से भी ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि मेन हिमालय के अंदर ही कौन है? माउंट एवरेस्ट है, और वो उत्तर की तरफ पड़ जाता है। तो ये उत्तर की तरफ पड़ जाता है, तो मैंने आपसे क्या कहा था? इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, मैं इंडिया का मैप दिखाऊं आपको एक बार, ये देखिए, ये रहा। मैंने आपसे क्या कहा था? इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है इस प्रकार से। तो जब इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो वो यहां तो किससे लड़ लेता है? वेस्टर्न घाट से। इधर से होकर जब निकलता है, यूं होकर के अरावली के पैरेलल, मैंने आपसे कहा था ना, यूं होकर जब निकलता है तो यहां जाकर जिससे टकराता है वो है मेन हिमालय। आप पूछेंगे क्यों सर मेन हिमालय से क्यों टकराता है? मैंने कहा मेन हिमालय सबसे ऊंचा है, तो जब सबसे ऊंचा है तो ये उससे जाके टकराता है। तो मेन हिमालय पर बर्फ का गिरना, बारिश का होना बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसके पीछे, अब देखिए उदाहरण के लिए, जब ये पानी, यहीं से शुरू करते हैं, ये पानी जब सबसे पहले यहां आके टकराया था ना वेस्टर्न घाट पे,
तो वेस्टर्न घाट पे तो खूब बारिश हुई थी, वेस्टर्न घाट पे तो खूब बारिश हुई थी। इसके पीछे वाली जो जगह है ये बिना बारिश के रह गई, ये वाली जगह, और इसे शैडो जोन कहा गया। आपको मालूम होना चाहिए भारत में ये तेलंगाना, यहां पर आपका विदर्भ वाला क्षेत्र है, तेलंगाना वाला क्षेत्र है, आंध्रा वाला क्षेत्र है, ये सब सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। यहां डेजर्ट्स हैं, हालांकि मिट्टी के डेजर्ट्स नहीं है, लेकिन यहां पर इतनी कमी है बारिश की कि आपने विदर्भ का तो कई बार देखा होगा, महाराष्ट्र के किसान सुसाइड कर लिए शुष्कता के चलते। बारिश इस कॉर्नर पर तो हो रही है, यहां नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि पानी ऊंचाई पर टकरा के वहीं रुक गया, पार ही नहीं हो पाया। एग्जैक्टली ऐसे ही इस मेन हिमालय से तो टकरा करके पानी रुक गया, पीछे पानी नहीं जा पाया। पीछे कौन है? पीछे है जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यही कारण है कि जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ज्योग्राफिकली तो टेम्परेट रीजन में है, यानी शुष्क क्षेत्र में है, लेकिन बारिश ना हो पाने के कारण मरुस्थलीय हैं। ऐसी स्थिति में लद्दाख भारत का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है, यानी बारिश तो वहां होती नहीं है और ठंड पूरी है। आप में से कई लोगों ने लद्दाख के व्लॉग्स देखे होंगे, अगर देखा हो तो आप महसूस करेंगे और दूर दूर तक कोई पौधा दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बारिश ही नहीं हो रही। सारी पानी तो हिमालय रोक कर बैठ गया। सारा पानी जब हिमालय रोक कर बैठ गया तो ऐसी स्थिति के अंदर पीछे बारिश ना होने के कारण सारी समस्याएं हो गई। बताइए यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, तो यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वापस लेके चलता हूं वहीं पे, कहां गए हम? हां जी, अब एक एक करके इनके बारे में तो थोड़ा सा जानकारी आप क्या क्या जुटा लेंगे, किसके विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर है, शुष्क मरुस्थल है, ये फैक्चुअल चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। मैं आप जो काम कर रहा हूं वो आपको याद कराने का नहीं, मतलब ये समझाने का काम कर रहा हूं। फैक्ट्स, कितना किलोमीटर ऊंचा है, कितना नीचा है, ये आप याद करिएगा, ठीक है? परीक्षा आपकी जगह मुझे नहीं देनी है। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक बार के लिए मैप पर आपको दिखाऊं तो ये रहा काराकोरम रेंज। अब जो मेन हिमालय, तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम हमने देख लिया। मेन हिमालय को इंडिया वालों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 3 भागों में बांटा हुआ है। कौन से कौन से? एक जो उत्तर की तरफ है, या फिर ये कहिए जो इस हिमालय के पश्चिम की तरफ है, क्योंकि इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो उसे सहूलियत के हिसाब से वेस्टर्न हिमालय, बीच में है तो सेंट्रल हिमालय, ईस्ट में है तो ईस्टर्न हिमालय के नाम से बांटा हुआ है, और ऊपर की तरफ काराकोरम रेंज है, ठीक है? काराकोरम रेंज क्या है? काराकोरम रेंज के बारे में सारी जानकारी मैंने दे दी। अब इसमें से याद क्या करना होता है? सबसे पहले सबसे उत्तर में है, पश्चिम की ओर पामीर घाट से जुड़ा हुआ है, पूर्व की ओर कैलाश से जुड़ा हुआ है, सब समझा दिया। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी पर है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे जाना जाता है। इनमें जो सबसे ऊंची पॉइंट ये है वो है अल्पाइन हिमनद। अब ये क्या होता है? बर्फीले हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स। चूंकि इतनी ऊंचाई है कि यहां पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं साहब? जहां पर बर्फ हमेशा जमी रहती है, जो बर्फ कभी नहीं पिघलती। अब आप में से कईयों के दिमाग में सवाल आएगा, जब बारिश ही नहीं होती तो बर्फ कैसे जमती है? मैंने कहा जो भी हुई है अब तक वो सब जम गई है। ये तो कन्विंसिंग है। मैंने ये तो कहा कि जीरो तो नहीं बताया ना, डेजर्ट है। दूसरा, काराकोरम भी तो हाइट पर है, तो वहां पर भी तो बारिश पहुंचती है। लद्दाख में बारिश नहीं पहुंच रही है क्योंकि वो काराकोरम से नीचा है, ठीक है? तो जो काराकोरम में बर्फ जहां पर पहुंची है, उन बर्फीले क्षेत्रों को कुछ कुछ नाम से, पूरी तरह से काराकोरम पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सा हिस्सा उसका इंडिया में भी है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान बोले तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ठीक है? अच्छा, अब यहां पर जो ग्लेशियर्स है ना, इन ग्लेशियर्स के अपने अपने लोकलाइज्ड नेम हैं। जैसे आपको जो याद करने हैं, विशेष रूप से स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान दें, इनमें से बतूरा नामक ग्लेशियर, हिस्पर नामक ग्लेशियर, ये याद करके आइएगा भाई। बिथाफो नामक ग्लेशियर, बतूरा नामक, ये बतूरा पहले बता चुका हूं, बतूरा, हिस्पर, बालवोरो नामक ग्लेशियर, सियाचिन नामक ग्लेशियर, ये फेमस ग्लेशियर्स हैं। आप में से कईयों ने सियाचिन का नाम काफी सुना होगा, क्योंकि यहां पर भारत की सेना
चीन के बॉर्डर पर डट करके मुकाबला करती है। यहां पर -40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ऐसा रिपोर्टेड है। ठीक है, तो बर्फ के वो स्थान जहां संपूर्ण समय बर्फ जमी रहती है उन्हें ग्लेशियर कहा गया। उनमें से प्रमुख ग्लेशियर्स, कई बार पूछा कैसे जाएगा सवाल, स्टेट पीएससी के अंदर कई बार केवल इस तरह से दे दिया जाता है, ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स के नाम लिखिए, तो वहां पर आप इसे लिख पाएंगे। बतूरा है, हिस्पर है, विथाफो है ना, बालबोरो है, सियाचीन है, ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। इनमें से जो सियाचीन ग्लेशियर है, इससे नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी घाटी, घाटी याद आ गया, नदियों के पहाड़ों के बीच में क्या हुआ? काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। तो देखिए काराकोरम के बाद में क्या था? लद्दाख। तो काराकोरम से निकलकर आई और लद्दाख के बीच में घाटी बनी हुई है। भाई 3 पर्वत अगर यूं हो गए, एक काराकोरम हो गया, एक लद्दाख हो गया और एक जास्कर हो गया, तो इन दोनों के बीच में यह क्षेत्र क्या है? घाटी। और इस घाटी को नाम क्या दिया गया? नुब्रा घाटी। आप पूछेंगे कि जरूरी है क्या यह जानना? जी हां। क्यों जानना जरूरी है? वर्ष 2016 के अंदर आरएएस मेंस में, किसमें? आरएएस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के मेंस एग्जामिनेशन। मैं एक बार ना इसका पैटर्न भी समझाऊंगा आरएएस परीक्षा का। रविवार को समझाने वाला था लेकिन 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली, कार्यक्रम में काफी व्यस्त था मैं, इसलिए किसी दिन और दिन मैं इसका सेशन करूंगा आपके साथ। तो आरएएस मेंस में नुब्रा घाटी देकर के सवाल पूछा गया था कि ये कहां स्थित है। पूरा 2 लाइन के 2 नंबर के अंदर पूरी डिटेल्स इसकी लिखनी थी। ठीक है ना? अच्छा, हां जी, ऐसी स्थिति में, हां जी, ऐसी स्थिति के अंदर नुब्रा नदी निकलकर नुब्रा नदी घाटी में ही सियाचीन हिमालय से स्थित है और यहां से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा घाटी शोक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी हुई घाटी है। हां भाई, शोक नदी याद आ रही है? आपको याद होगा कुछ दिनों पूर्व जो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, यह गलवान वैली शोक नदी वाली ही वैली है। जिस नदी से शोक नदी बहती है उस वैली का नाम गलवान वैली है। हमारे सैनिक शहीद कैसे हुए थे? वो उस झगड़े में शोक नदी में जाकर गिर गए। तो शोक नदी के कारण यहां पर यह दुख हुआ था, यह दिक्कत थी। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई। इसलिए शोक नदी काफी फेमस। शोक और नुब्रा ये दोनों एक साथ मिलती हैं और काराकोरम लद्दाख के बीच बहती हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहां पर 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, मतलब एक के पीछे एक कुबड़ बनी होती है ना। अभी तो आपने एक ही देखा होगा। यह हो गया काराकोरम के बारे में। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आ रही हो। ठीक है। सियाचीन हिमनद वाला क्वेश्चन पिछले साल यूपीएससी में भी आया था। निशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल चल रहा है, मतलब आपने यूपीएससी में देखा। मैं मतलब आपको रेफरेंस में इसलिए स्टेट पीसीएस की बोल रहा हूं क्योंकि स्टेट पीसीएस पर हम काम कर रहे हैं इन दिनों, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपसे कनेक्ट करता चला जा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, अब यहां से आगे निकल गए, हमने ये दिखा दिया आपको, ये हो गया। अब अगर आप यहां पर ग्लेशियर्स को लोकेशन के हिसाब से देखना चाहें तो देखिए, ये तो दिख रहा है बटूरा ग्लेशियर। ठीक है। यहां पर दिख रहा है हिस्पर ग्लेशियर, यहां पर है चोगोलुंगमा ग्लेशियर, यहां पर है बियाफो ग्लेशियर, यहां पर है बाल्टोरो ग्लेशियर, यहां पर है सियाचीन ग्लेशियर। ये सारे के सारे ग्लेशियर्स भी हमने आपको मैप पर दिखा दिए हैं। और ये जो बाल्टोरो ग्लेशियर है, इसी के पास में माउंट गॉडविन ऑस्टिन स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर वाले क्षेत्र में है। कश्मीर मतलब पाकिस्तान के साथ में जो अड़ा हुआ क्षेत्र है वहां पर आपको ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर माउंट गॉडविन ऑस्टिन आपको दिखाई दे जाएगा। ये सियाचीन ग्लेशियर हमने दिखा दिया और यहीं से होकर के जो छोटी छोटी नदियां, क्योंकि ग्लेशियर से होकर के ही नदियां निकलती हैं, तो हमने आपको यहां पर ये दिखा दिया। सियाचीन ग्लेशियर से ये आती हुई आपको नुब्रा नदी दिखाई दे गई और ऐसे ही आपको यहां से आती हुई शोक नदी दिखाई पड़ गई। ठीक है ना। तो शोक नदी भी दिखाई दे रही है, नुब्रा नदी भी दिखाई दे रही है और ये एक प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म बनाती है। और यहां पर ये जो पर्वतों की श्रृंखला है, ये साल्टोरो पर्वत श्रृंखला है जो कि लद्दाख से पहले है। ठीक है ना। तो यहां पर हमने कौन सा बता दिया? काराकोरम। और काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा और शोक आपको फिलहाल के लिए विजिबल होंगी। क्लियर। इसके बाद में आती है लद्दाख श्रेणी, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, काफी ज्यादा नॉलेज एनहांसमेंट कर दिया है। आप इसे थोड़ा बहुत पढ़ के आइएगा। कल के सेशन में हम, कल से क्लासेस पूरी तरह से कंटिन्यू चलेंगी और कोशिश करेंगे कि वीकेंड्स पर भी आपकी क्लासेस लें
और कोशिश करेंगे कि उन्हें पूरी तरह से खत्म भी करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ मस्त दुरुस्त होंगे। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए इतना ही। ठीक है, डन।